कास्ट सिस्टम इन इंडिया। हम्म। हे देयर, कभी सोचा है इतने सालों बाद भी आखिर इंडिया में कास्ट इतना रेलेवेंट क्यों है? हम्म। मतलब एक तरफ हम सुपर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, एआई, स्पेस मिशंस, हाँ। और दूसरी तरफ ये एंशिएंट सिस्टम आज भी सोसाइटी के फैब्रिक में बसा हुआ है। हम्म। वाइल्ड है, राइट? बिल्कुल। इमेजिन करो, किसी नए इंसान से मिलते हो ऑनलाइन या कॉलेज में, और कभी-कभी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ये इनविजिबल लेबल, उनका कास्ट, कॉन्वर्सेशन में या लोगों के दिमाग में आ जाता है। एग्जैक्टली। इतनी पावर क्यों इसमें हजारों साल बाद भी? हम्म। ये एक रियल पजल है। हम्म। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एक फ्रेंडली लेक्चर सेशन जैसा। कास्ट सिस्टम इन इंडिया। राइट। हम इसको अनपैक करेंगे, ये क्या है, कहाँ से आया होगा, इसकी हिस्टोरिकल जर्नी, वर्ना और कास्ट के बीच का की डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिल्कुल। फिर हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, जस्टिफिकेशंस भी, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही। डेफिनेटली। हम सोशल मूवमेंट्स, खासकर दलित मूवमेंट से आए चेंजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या बदला है और क्या नहीं बदला। कंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। सही। फिर डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फाइनली इंटरकास्ट मैरिजेस के रोल और चैलेंजेस पर बात करेंगे। थोड़ा लंबा है, पर हम इसे चंग बाई चंग ब्रेक डाउन करेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, वन, कास्ट और वर्ना सिस्टम, द बेसिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट बेसिक से। व्हाट एग्जैक्टली इज द कास्ट सिस्टम? मतलब इसको ऐसे सोचो कि ये एक यूनिक, या सोर्स कहता है पिक्यूलियर तरीका है जिससे इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनली डिवाइड हुई है। ये एक सेगमेंटल डिवीजन है, यानी सोसाइटी अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप्स या कास्ट्स में बटी हुई है। और क्रूशली ये ग्रुप्स इक्वल नहीं है, वो एक हायरार्की में अरेंज्ड हैं। राइट, एक ऊंच नीच का सिस्टम। और ये हायरार्की अक्सर प्योरिटी एंड पोल्यूशन के आइडियाज पर बेस्ड होती है। समझ गए? हाँ, और ट्रेडिशनली इस सिस्टम के कुछ की फीचर्स थे। याद रखना, ये क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जी। यूजुअली हेरिडिटरी, आप अपनी कास्ट में पैदा होते हैं और नॉर्मली वो लाइफ लॉन्ग रहती है। ओके। इसमें फिक्स्ड ऑक्यूपेशंस इन्वॉल्व थे। ट्रेडिशनली हर कास्ट एक स्पेसिफिक जॉब या रेंज ऑफ जॉब से एसोसिएटेड थी। राइट, ट्रेडिशनल लिंक था। इसमें स्ट्रिक्ट डाइनिंग रूल्स थे, किसके साथ खाना शेयर कर सकते हैं, किसके साथ नहीं। कमेंसालिटी रूल्स। और रिजिड मैरिज रूल्स, स्पेशली एंडोगमी, मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि शादी अपने ही कास्ट ग्रुप में होगी। बिल्कुल, एंडोगमी कोर फीचर है। लेकिन रुको, इस रिजिड कास्ट सिस्टम से पहले, जैसा हम जानते हैं, एक चीज थी जिसे वर्ना सिस्टम कहते हैं। हाँ, वर्णा सिस्टम। शायद सुना होगा 4 वर्नास के बारे में। ब्राह्मण, प्रीस्ट, स्कॉलर्स, क्षत्रिय, वॉरियर्स, रूलर्स, वैश्य, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और शूद्र, लेबरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। जी हाँ, द 4 वर्नास। सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि ओरिजिनल वर्ना सिस्टम शायद पर्सन के ऑक्यूपेशन या क्वालिटीज, गुणा और स्किल्स पर ज्यादा बेस था, एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के लिए। और जरूरी नहीं कि शुरू से ही हेरिडिटरी हो। राइट, जैसे एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक का अपना रोल, शायद वैसा कॉन्सेप्ट था इनिशियली। अब यहाँ पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच इस वर्ना वर्सेस कास्ट इशू पर एक फेमस डिबेट हुई थी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है वो। गांधी जी वर्ना सिस्टम को रिफॉर्म करके प्रिजर्व करना चाहते थे, उसके डिवीजन ऑफ लेबर एस्पेक्ट को रैशनल मानते थे। उनका सोचना था कि इससे अनहेल्दी कंपटीशन खत्म होगा और सोशल एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम्म। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कास्ट सिस्टम अपनी रिजिड हायरार्की और अनटचेबिलिटी के साथ ओरिजिनल वर्ना आइडिया का एक लेटर डिस्टॉर्शन या करप्शन है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रांगली डिसएग्री करते थे। उनका कहना था कि आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को वर्ना सिस्टम को पूरी तरह डिसमेंटल किए बिना खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हायरार्की का आइडिया उसमें बिल्ट इन था। अच्छा। उनके लिए गांधी जी का एक फंक्शनल नॉन हायरार्किकल वर्ना सिस्टम का विजन यूटोपियन था, मतलब थियरी में अच्छा पर रियलिटी में इम्पॉसिबल। ये डिबेट वर्ना और कास्ट के रिलेशनशिप पर एक फंडामेंटल सवाल उठाती है। थोड़ा सोच लो इस पर। क्या ओरिजिनल वर्ना सिस्टम, जो क्वालिटीज और ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था, बिना इवेंचुअली रिजिड बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम बने एग्जिस्ट कर सकता था? कौन से फैक्टर्स उसे रिजिडिटी की तरफ धकेल सकते हैं? थिंक। हम्म। आपको क्यों लगता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच ये हिस्टोरिकल डिबेट आज भी कास्ट पर डिस्कशंस में इतनी रेलेवेंट महसूस होती है? थिंक। इंटरेस्टिंग सवाल है। आज की दुनिया में डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है आपके लिए? क्या ये हमेशा फेयर होता है? थिंक। ट्राई दिस। 2 सिंपल डायग्राम्स बनाओ, एक वर्ना के लिए शायद 4 कनेक्टेड बॉक्सेस, और एक कास्ट के लिए शायद एक पिरामिड जिसमें कई लेयर्स हों। वो दिखने में कैसे अलग है? इन शॉर्ट, कास्ट एक रिजिड हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है जो बर्थ पर बेस्ड है, जिसमें ट्रेडिशनली एंडोगमी और फिक्स्ड ऑक्यूपेशंस फीचर करते हैं, जबकि वर्ना एक पहले का 4-फोल्ड डिवीजन था जो थियोरेटिकली क्वालिटीज ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था, जो गांधी और अंबेडकर के बीच रिफॉर्मेबिलिटी वर्सेस एबोलिशन पर मेजर डिबेट का पॉइंट बना। बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये सिस्टम आया कहाँ से? 2, कास्ट सिस्टम का ओरिजिन, थ्योरीज क्या कहती हैं? तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये पूरा सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये सुपर कॉम्प्लेक्स है और ऑनेस्टली
कोई एक सिंगल थ्योरी सब कुछ परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती। सही बात है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हमेशा। पर हिस्टोरियंस और सोशियोलॉजिस्ट्स ने कई आइडियाज प्रपोज किए हैं। पहले एक कूल लिटिल फैक्ट, कास्ट शब्द खुद ओरिजिनली इंडियन नहीं है। ये पोर्तुगीज शब्द कास्टा से आता है, जिसका मतलब है लीनिएज, ब्रीड या प्योर स्टॉक। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। पोर्चुगीज ने यूज किया था जब उन्होंने इंडियन सोशल स्ट्रक्चर देखा। एग्जैक्टली। अब चलो मैं थियरीज देखते हैं जो हमारे सोर्सेज मेंशन करते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के बारे में। जी। ट्रेडिशनल थियरी, ये सबसे पुराना और सबसे ऑर्थोडॉक्स व्यू है। ये डिवाइन ओरिजिन सजेस्ट करता है कि अलग अलग वर्णास जो बाद में कास्ट्स बने, भगवान ने बनाए थे। अक्सर ऋग्वेदा के पुरुषो सूक्ता हिम से लिंक किया जाता है। सिंपल पर फेथ पर बेस्ड है। द डिवाइन एक्सप्लेनेशन। रेशियल थ्योरी, ये थियरी कास्ट को रेस से लिंक करती है, स्पेसिफिकली आर्यंस के इंडिया आने से। ये सजेस्ट करती है कि लाइटर स्किन्ड आर्यंस ने खुद को अपर कास्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया ताकि अपना प्योर ब्लड मेंटेन कर सकें और खुद को इंडिजिनस, डार्कर स्किन्ड, नॉन आर्यन से अलग रखें जो लोअर कास्ट्स बन गए। इसमें रेसिज्म और कॉन्क्वेस्ट का एंगल आता है। द आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थ्योरी। लिंक। ओके। पॉलिटिकल थियरी, ये व्यू थोड़ा सिनिकल है। ये प्रपोज करता है कि कास्ट सिस्टम एक क्लेवर डिवाइस था जिसे डोमिनेंट ग्रुप्स, खासकर ब्राह्मण्स, प्रीस्टली क्लास ने कभी-कभी क्षत्रियज, वॉरियर क्लास के साथ मिलकर मैसेस पर अपना पावर और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए इंजीनियर किया था, लोअर कास्ट को सब्जुगेशन और एक्सप्लॉयटेशन की स्टेट में रखते हुए। बेसिकली पावर डायनामिक्स। पावर स्ट्रगल पर्सपेक्टिव, गॉट इट। ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि सोशल डिविजन्स नेचुरली अलग अलग जॉब्स के नेचर और परसीव्ड इंपॉर्टेंस या प्योरिटी के बेसिस पर अराइज हुए। आज भी सोचो, सोसाइटी अक्सर अलग अलग प्रोफेशंस को अलग अलग स्टेटस देती है ना? हाँ बिल्कुल। एक डॉक्टर का स्टेटस शायद हाई हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अच्छा स्टेटस हो, जबकि एक सैनिटेशन वर्कर जो इसेंशियल काम कर रहा है उसको अक्सर लो सोशल स्टैंडिंग फेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। ये थियरी आर्ग्यू करती है कि टाइम के साथ ये जॉब बेस्ड डिस्टिंक्शंस हेरिडिटरी और रिजिड हो गए, जिससे कास्ट स्ट्रक्चर बना। सोर्स सिविल सर्विसेज का जिक्र करता है, उससे जुड़ा स्टेटस कितना बड़ा है। काम के स्टेटस का सोशल स्टेटस से जुड़ जाना, राइट। एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये थ्योरी अक्सर स्कॉलर्स द्वारा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मानी जाती है, जैसा कि हमारे सोर्स में मेंशन्ड है। ये सजेस्ट करती है कि कास्ट सिस्टम बस एकदम से एक फैक्टर की वजह से नहीं आया, बल्कि सदियों में धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ, कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो एक साथ काम कर रहे थे। अच्छा, ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ, जिसमें शामिल हो सकते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन का जनरल ट्रेंड, स्किल्स को फैमिलीज में पास करना, ग्रुप्स जैसे ब्राह्मण्स की रिचुअल प्योरिटी मेंटेन करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर, रिलीजियस आइडिया जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा और रीबर्थ का इन्फ्लुएंस जो हायरार्की में किसी की पोजीशन को पास्ट एक्शंस के बेसिस पर जस्टिफाई कर सकता था, एक्सक्लूसिव फैमिली और किनशिप के स्ट्रॉन्ग आइडियाज का डेवलपमेंट जिससे स्ट्रिक्ट डाइनिंग और मैरिज रूल्स जैसे एंडोगमी बने, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फैब्रिक बनाते हैं। ये प्लॉजिबल लगता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम्स रेयरली एक सिंगल कॉज से आते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दीज थ्योरीज। आपको पर्सनली कास्ट के ओरिजिन के बारे में कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सेंस करती है और क्यों? क्या ये पॉसिबल है कि मल्टीपल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया हो? थिंक। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्यूपेशनल थ्योरी जॉब स्टेटस को सोशल स्टेटस से लिंक करती है। क्या आप अपनी लाइफ या सोसाइटी से ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां किसी जॉब का स्टेटस एक्चुअल काम या इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स तो है। अगर एवोल्यूशनरी थ्योरी सबसे ज्यादा लाइकली है, हाँ। तो ये हमें क्या बताता है कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरह डिसमेंटल करना कितना मुश्किल हो सकता है? थिंक, ट्राई दिस एक्टिविटी, 5 थ्योरीज लिखो, हर एक के आगे एक कीवर्ड लिखो जो उसे समराइज करे। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल गॉड, रेशियल आर्यन, पॉलिटिकल पावर, ऑक्यूपेशनल जॉब, एवोल्यूशनरी, ग्रेजुअल मिक्स। इससे याद रखने में मदद मिलती है। इन शॉर्ट, हाँ, कास्ट सिस्टम के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली कई थ्योरीज हैं, इंक्लूडिंग डिवाइन, रेशियल, पॉलिटिकल, ऑक्यूपेशनल और एवोल्यूशनरी, जिसमें एवोल्यूशनरी थ्योरी जो मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स से ग्रेजुअल डेवलपमेंट सजेस्ट करती है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन लगती है। राइट। तो अब हम हिस्ट्री देखते हैं, ये टाइम के साथ कैसे ट्रैवल किया। 3. हिस्टोरिकल जर्नी, वर्ना से कास्ट तक। चलो एक क्विक ट्रिप करते हैं हिस्ट्री में, ये देखने के लिए कि सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। एंशिएंट इंडिया में, जैसा हमने डिस्कस किया, प्राइमरी कॉन्सेप्ट वर्ना सिस्टम का था, जो वेदास जैसे टेक्स्ट में मेंशन्ड है। हाँ, इनिशियली शायद वर्ना सिस्टम, लेटर कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लूइड था। राइट। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिश रूल के अंडर। एक मेजर टर्निंग पॉइंट हमारे सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सेंसस ऑपरेशंस थे, स्पेशली 1901 वाला। अच्छा, द सेंसस। हाँ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल पर्पसेस के लिए इंडियन सोसाइटी को मेटिकुलसली कैटेगराइज और अंडरस्टैंड करना चाहते थे। उन्होंने पूरे देश में कास्ट हायरार्कीज पर डिटेल डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ओके। इस एक्ट का कास्ट्स को रिकॉर्ड और रैंक करने का एक प्रोफाउंड, शायद अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ। लोग ऑफिशियल हायरार्की में अपनी जगह के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो गए और इस प्रोसेस ने कास्ट सिस्टम को कोडिफाई और कंसोलिडेट करने में हेल्प की। मतलब उसको और पक्का बना दिया। एग्जैक्टली। उससे सिस्टम पहले से ज्यादा रिजिड, यूनिफॉर्म और ऑफिशियली सैंक्शन लगने लगा पूरे इंडिया में, जितना शायद वो पहले नहीं था।
इसने एक तरह से फ्लूइड सिस्टम को एक हार्डर स्ट्रक्चर में फ्रीज कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने कभी-कभी इस कास्ट इन्फॉर्मेशन को अपनी पॉलिसीज के लिए भी यूज किया, जैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स में कुछ अपर कास्ट्स को फेवर करके, जिसने इन डिविजन्स को और सॉलिडिफाई किया। फिर जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बढ़े, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इशू, पर्टिकुलरली अनटचेबिलिटी, ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने शेड्यूल कास्ट्स, जिन्हें पहले डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, और शेड्यूल ट्राइब्स को फॉर्मल रिकग्निशन दी। जी, उनकी डिसएडवांटेज्ड पोजीशन और स्पेशल प्रोविजंस की नीड को एक्नॉलेज किया गया। सोशल रिफॉर्मर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के एफर्ट्स, जिसमें पूना पैक्ट ऑफ 1932, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर अग्रीमेंट शामिल है, वो भी इस पीरियड में सिग्निफिकेंट मोमेंट्स थे। फिर आई इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम होना एक लैंडमार्क मोमेंट था। इसने एक्सप्लिसिटली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का एम रखा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। उस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 17 ने फॉर्मली अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और उसकी प्रैक्टिस को पनिशेबल बनाया। राइट, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन के प्रोविजंस भी शामिल किए गए, प्राइमरीली रिजर्वेशन पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए। हाँ, ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस किया जा सके और उनके एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये स्टेट लेड एफर्ट की शुरुआत थी सदियों की डिस्क्रिमिनेशन को काउंटरएक्ट करने के लिए। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अगर ब्रिटिशर्स ने वो डिटेल्ड 1901 सेंसस कास्ट हायरार्की पर फोकस करके कंडक्ट ना किया होता, तो आज इंडिया में कास्ट सिस्टम शायद कैसा दिखता? क्या ये कम रिजिड होता या बस अलग होता? थिंक। इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल। आपको क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, आर्ट 17 और रिजर्वेशंस प्रोवाइड करना एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज को बदलने में कितने इफेक्टिव रहे हैं? सक्सेसेस और लिमिटेशंस क्या हैं? सिंक। गुड क्वेश्चन। और कोडिफाई का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? किसी अनरिटन और वेरिएबल चीज को एक रिटन ऑफिशियल लिस्ट में बदलना इतना पावरफुल क्यों होता है? थिंक। ट्राई दिस। इमेजिन करो तुम 1901 सेंसस के इम्पैक्ट को एक फ्रेंड को एनालॉजी यूज करके एक्सप्लेन कर रहे हो, शायद जैसे कलरफुल मार्बल्स को फिक्स्ड बॉक्सेस में सॉर्ट करना। जोर से बोलो। इन शॉर्ट, कास्ट सिस्टम एंशिएंट वर्ना कॉन्सेप्ट से इवॉल्व हुआ, ब्रिटिश रूल के दौरान स्पेशली सेंसस के थ्रू सिग्निफिकेंटली सॉलिडिफाई और कोडिफाई हुआ, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने डिस्क्रिमिनेशन को डिसमेंटल करने के लिए लीगल प्रोविजंस और रिजर्वेशंस जैसे एफर्मेटिव एक्शन के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। बिल्कुल। अब हम वर्ना और कास्ट का डिफरेंस और डिटेल में देखते हैं, ये क्रूशल है। बिल्कुल। वर्ना वर्सेस कास्ट, क्या डिफरेंस है? हमने इस पर पहले टच किया था, पर चलो अब वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम, जाति के बीच के डिफरेंसेस की निटी-ग्रिटी में जाते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल एम्फेसाइज करता है कि एक स्टार्किंग डिफरेंस है। भले ही कास्ट सिस्टम हिस्टोरिकली वर्ना फ्रेमवर्क से इवॉल्व हुआ हो। हाँ, इनको कंफ्यूज करना एक कॉमन मिस्टेक है। चलो की डिस्टिंक्शंस लिस्ट करते हैं सोर्सेज के बेसिस पर। ओरिजिन, वर्ना के एंशिएंट वैदिक रूट्स हैं, और ये थियोरेटिकली पर्सन की इनेट क्वालिटीज, गुणा और एप्टीट्यूड और ड्यूटी कर्म धर्मा पर बेस्ड था। कास्ट बाद में पोस्ट वैदिक पीरियड में इमर्ज हुई और फर्मली बर्थ, जन्म और एस्टैब्लिश्ड हायरार्की पर बेस्ड हो गई। तो वर्ना थ्योरी में क्वालिटी, कास्ट रियलिटी में बर्थ। ओके। नंबर, वर्ना सिस्टम स्ट्रिक्टली 4 है नंबर में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कास्ट सिस्टम में हजारों डिस्टिंक्ट कास्ट जातिस और सब कास्ट उपजाति शामिल है पूरे इंडिया में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। 4 वर्सेस थाउजेंड्स, बिग डिफरेंस। बेसिस, वरना सपोजिडली ऑक्यूपेशन, मेरिट, क्वालिटीज पर बेस्ड था। कास्ट फंडामेंटली बर्थ, हेरिडिटी पर बेस्ड है। आप किस में पैदा हुए वो आपकी कास्ट डिटरमिन करता है, आपकी क्वालिटीज या ऑक्यूपेशन से फर्क नहीं पड़ता। वो कहावत याद है, जाति कभी नहीं जाती, कास्ट बर्थ से फिक्स हो जाती है। मोबिलिटी। वरना थियोरी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी अलाउ करता था। टेक्स कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि एक पर्सन पोटेंशियली अपना वरना अपने एक्शंस या ऑक्यूपेशंस चेंज करके बदल सकता था, पर ये एक्चुअली कितना हुआ वो डिबेटेड है। कास्ट इनहेरेंटली रिजिड है, आपका बर्थ आपकी कास्ट लाइफ के लिए फिक्स कर देता है। राइट। वरना में थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी थी, कास्ट में नहीं। सैंक्शन, वरना अपनी लेजिटिमेसी प्राइमरी एंशिएंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे वेदास धर्मशास्त्र से ड्रॉ करता है। कास्ट अपना प्रैक्टिकल सैंक्शन अक्सर सोशल कस्टम्स, लोकल ट्रेडिशंस, कम्युनिटी नॉर्म्स और हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस से डिराइव करता है, जो रीजनली वेरी कर सकते हैं। स्क्रिप्चर वर्सेस सोशल कस्टम। कास्ट का स्कोप, वरना को एक ज्यादा थियोरेटिकल पैन इंडिया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में कंसीव किया गया था। कास्ट सिस्टम सिग्निफिकेंट लोकलाइज्ड वेरिएशंस एग्जिबिट करता है। हायरार्की, स्टेटस और कास्ट के नाम तक एक रीजन या इवन विलेज से दूसरे में बहुत डिफर कर सकते हैं। एक कास्ट जो एक स्टेट में अपर मानी जाती है, वो दूसरे में मिडिल या लोअर हो सकती है। तो कास्ट बहुत लोकल है इन प्रैक्टिस। हायरार्की, वरना सिस्टम में हायरार्की शायद उसके प्योरेस्ट कंसेप्शन में ज्यादा नॉर्मेटिव या थ्योरेटिकल थी। कास्ट हायरार्की स्ट्रिक्ट, प्रैक्टिकल और रिगरसली एनफोर्स्ड है। हिस्टोरिकली सिवियर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिसेबिलिटीज और अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस से लिंक्ड है।
प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट कास्ट में ज्यादा है। रेलेवेंस टुडे वरना आज ज्यादा एक कॉन्सेप्चुअल या फिलोसॉफिकल आइडिया के रूप में एग्जिस्ट करता है, अक्सर हिस्टोरिकल या रिलीजियस डिस्कशंस में इन्वोक किया जाता है। कास्ट हाउएवर एक पावरफुल प्रैक्टिकल रियलिटी बनी हुई है जो सोशल लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। मैरिज डिसीजंस, एंडोगैमी अभी भी प्रेवलेंट है, सोशल इंटरेक्शंस, अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस और इवन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। राइट, वरना कॉन्सेप्ट है, कास्ट प्रैक्टिस है आज भी। ये डिफरेंस समझना बिल्कुल एसेंशियल है, स्पेशली जब आप उस गांधी अंबेडकर डिबेट के बारे में सोचते हैं। गांधी वर्णा की आइडियल को पकड़े हुए लगते थे, जबकि अंबेडकर कास्ट की हार्श रियलिटी को कन्फ्रंट कर रहे थे। लेट्स पॉन्डर दीज डिफरेंसेस। आपको क्यों लगता है कि पोटेंशियली ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम टाइम के साथ इतने रिजिड कास्ट जाति सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गया? कौन से सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स ने इसे कॉज किया होगा? थिंक। गुड क्वेश्चन फॉर एनालिसिस। क्या आप कोई मॉडर्न पैरेलल सोच सकते हैं जहां एक सिस्टम जो एक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे शायद स्कूल हाउसेस स्पोर्ट्स के लिए, रियलिटी में अलग तरह से यूज होता है या अनइंटेंडेड सोशल हायरार्कीज डेवलप कर लेता है? थिंक। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। वर्ना और कास्ट के बीच कौन सा डिफरेंस आपको पर्सनली सबसे सिग्निफिकेंट या इंपैक्टफुल लगता है और क्यों? क्या वो नंबर है, बेसिस, बर्थ वियर्स क्वालिटी है या रिजिडिटी है? थिंक। क्विक टास्क। वर्ना फॉर थ्योरेटिकल क्वालिटी बेस्ड और कास्ट हजारों प्रैक्टिकल बर्थ बेस्ड के बीच का डिफरेंस खुद को बस 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करो। जोर से बोलो। इन शॉर्ट, वर्ना और कास्ट ओरिजिन वैदिक वर्सेस पोस्ट वैदिक, नंबर 4 वर्सेस थाउजेंड्स, बेसिस क्वालिटी ड्यूटी वर्सेस बर्थ, मोबिलिटी theoretically flexible versus rigid, source of sanction scripture versus custom, geographical character pan India concept versus localized variations, hierarchy normative versus strictly enforced, और current relevance conceptual versus practical में significantly differ करते हैं, जिसमें rigidity कास्ट का एक defining feature है। सही। अब हम कास्ट सिस्टम के रोल को देखते हैं। द गुड। आईटी में कोई पॉजिटिव या फंक्शनल रोल प्ले किया? हमारा सोर्स मटेरियल मेंशन करता है कि कुछ थिंकर्स हिस्टोरिकली और इवन कभी-कभी आज भी ने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके कुछ फंक्शंस थे। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट्स थोड़े गांधी जी के वर्ना सिस्टम की जस्टिफिकेशन जैसे लग सकते हैं। लेट्स लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स जो कभी-कभी कास्ट के लिए दिए जाते हैं या उसके परसीव्ड फंक्शंस। याद रखें, ये जस्टिफिकेशंस ऑफर किए गए हैं, जरूरी नहीं कि एंडोर्समेंट्स हों। प्रोवाइडेड अ सोशल स्ट्रक्चर, इसने सोसाइटी को एक फ्रेमवर्क दिया, रोल्स, रिलेशनशिप्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस और इवन इकोनॉमिक रिलेशंस डिफाइन किए कास्ट ग्रुप्स के अंदर। हर किसी को अपनी जगह पता थी, कहने का मतलब है एक तरह का ऑर्डर लाया इस व्यू के हिसाब से। ऑफर्ड अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। स्पेसिफिक कास्ट के पास अक्सर कुछ ट्रेड्स या क्राफ्ट्स पर ट्रेडिशनल मोनोपोलीज होती थीं, जिससे मेंबर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट इंश्योर होता था, भले ही चॉइस लिमिटेड हो। जॉब सिक्योरिटी विद इन द ग्रुप मे बी। पोटेंशियली एलिमिनेटेड अनहेल्दी कंपटीशन। ऑक्यूपेशंस फिक्स करके इसने शायद ग्रुप्स के बीच कंपटीशन कम किया हो और ग्रुप के अंदर यूनिटी प्रमोट की हो, जैसा गांधी ने वर्ना के लिए आर्ग्यू किया। शायद स्पिरिचुअलिटी जैसे दूसरे परसूट्स के लिए टाइम अलाउ किया हो। इंटरनल कोहीजन का आर्ग्यूमेंट। प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी। कास्ट ग्रुप अक्सर एक सेफ्टी नेट की तरह एक्ट करता था। इमरजेंसीज, इलनेस, ओल्ड एज में मेंबर्स को कलेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करता था, या लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिजेस अरेंज करने के लिए इसने कम्युनिटी की फीलिंग फॉस्टर की, भले ही वो एक्सक्लूसिव थी। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम था इन अ वे। हेल्प्ड प्रिजर्व कल्चर एंड स्किल्स। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, नॉलेज और रिचुअल्स जनरेशंस तक कास्ट ग्रुप के अंदर पास डाउन होते थे, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन की वजह से। स्किल ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म। ओके। एक स्पेसिफिक थिंकर जिनका आउटलाइन में जिक्र है, उन्होंने तो ये भी आर्ग्यू किया कि कास्ट ने जरूरी सोशल यूनिट्स जैसे कम्युनिटीज या इंटरेस्ट ग्रुप्स प्रोवाइड किए, जो इंडिया में डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए क्रूशल थे। वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बने क्लास बेस्ड ग्रुप्स जैसा रोल प्ले करते हुए। ये एक बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट काफी कंट्रोवर्शियल है, बट, और ये एक मैसिव बट है, ये जस्टिफिकेशंस हाईली प्रॉब्लमैटिक हैं और अक्सर इस सिस्टम में इनहेरेंट इमेंस सफरिंग, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, सोर्स मटेरियल क्लियर है और स्कॉलर्स और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स के बीच ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि कास्ट सिस्टम के नेगेटिव इंपैक्ट्स या डिसफंक्शंस कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट और डैमेजिंग रहे हैं। लेट्स लिस्ट द मेजर नेगेटिव्स। Yes, let's be very clear about these. Hinders social progress. इसकी इनहेरेंट रिजिडिटी, ऑर्थोडॉक्सी और चेंज को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी सोशल रिफॉर्म और मॉडर्न इगैलिटेरियन वैल्यूज को अडॉप्ट करने में मेजर बैरियर्स की तरह एक्ट करती है। राइट, चेंज को रोकता है। स्टाइफल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने पावरफुली आर्ग्यू किया, ये बर्थ पर बेस्ड लेबर का अनसाइंटिफिक डिवीजन है, एप्टीट्यूड पर नहीं। ये लोगों को वो काम चूज करने से रोकता है जिसमें वो अच्छे हैं या इंटरेस्टेड हैं, जिससे इनएफिशिएंसी और वेस्टेड पोटेंशियल होता है। इकोनॉमिक मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। पोटेंशियल वेस्ट होता है। कॉजेज पॉलिटिकल डिसयूनिटी। कास्ट आइडेंटिटीज अक्सर नेशनल आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जिससे फ्रैगमेंटेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और नेशनल यूनिटी में हिंड्रेंस आती है। देश से ऊपर जाती। परपेचुएट्स ग्रोस इनइक्वालिटी। कोर फीचर हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन है। अनटचेबिलिटी, सोशल स्टिग्मा, लोअर कास्ट्स के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, ये बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी को डिनाई करते हैं। इनइक्वालिटी इज सेंट्रल। अगेंस्ट वुमेन्स इंटरेस्ट्स।
कास्ट प्योरिटी और हायरार्की मेंटेन करने से जुड़ी कुछ प्रैक्टिसेस वुमेन के लिए पर्टिकुलरली हार्मफुल रही हैं। सोर्स संस्कृताइजेशन का जिक्र करता है, जहां लोअर कास्ट अपर कास्ट कस्टम्स अडॉप्ट करते हैं, जो कभी-कभी चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज पर रिस्ट्रिक्शंस, डाउरी और कास्ट बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए वुमेन के चॉइसेस पर कंट्रोल जैसी नेगेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की तरफ ले जाता है। विमेन में डबल इम्पैक्ट। क्रिएट्स अनटचेबिलिटी, कुछ ग्रुप्स को पोल्यूटिंग ट्रीट करने और उन्हें एक्सट्रीम सेग्रीगेशन और वायलेंस का सब्जेक्ट बनाने की ये प्रैक्टिस गांधी जी ने खुद वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस कहा था। अनटचेबिलिटी, द वर्स्ट एस्पेक्ट। अगेंस्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, ये सिस्टम फंडामेंटली इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और सबके लिए जस्टिस के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अपोज्ड है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सोशल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और कास्ट ग्रुप्स के बीच वायलेंस को फ्यूल करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है। अपोजेस मॉडर्नाइजेशन, ये ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और बर्थ बेस्ड हायरार्की को रैशनैलिटी, मेरिट, इंडिविजुअल अचीवमेंट और मॉडर्न वैल्यूज के अगेंस्ट खड़ा करता है। मॉडर्न वैल्यूज के खिलाफ। पॉन्डर दिस डीपली। क्या किसी सिस्टम के कुछ पurported फंक्शनल बेनिफिट्स, जैसे ग्रुप के अंदर सोशल सिक्योरिटी, उसके द्वारा किए गए वाइड स्प्रेड हार्म, इनइक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कभी जस्टिफाई कर सकते हैं? आप लाइन कहां ड्रॉ करते हैं? थिंक। टफ क्वेश्चन। कास्ट सिस्टम का कौन सा नेगेटिव इंपैक्ट आपको पर्सनली सबसे डैमेजिंग या कंसर्निंग लगता है और क्यों? थिंक। कैसे आर्ग्यूमेंट कि कास्ट ने सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की उस आर्ग्यूमेंट से क्लैश करता है कि उसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस हिंडर किया? क्या दोनों अलग-अलग तरीकों से सच हो सकते हैं? थिंक। Imagine trying to build a strong, unified team, जहां players permanently positions पर assigned है, उनके पेरेंट्स कौन थे, उस बेसिस पर, उनकी स्किल्स पर नहीं। क्या वो टीम सक्सीड करेगी? Try explaining this analogy. इन शॉर्ट, जबकि कास्ट सिस्टम के लिए कुछ हिस्टोरिकल या फंक्शनल जस्टिफिकेशंस प्रपोज किए गए हैं, जैसे सोशल स्ट्रक्चर या ग्रुप्स के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसके ओवरवेलमिंगली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग सिस्टमिक इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, वायलेंस और सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हिंडर करना कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट, डीपली डैमेजिंग और वाइडली एक्नॉलेज्ड है। Absolutely. So far, we've covered basics, origin, history, differences and rules. अब हम बदलाव की लहर देखते हैं, especially the impact of the Dalit movement. 6. बदलाव की लहर, दलित मूवमेंट और कास्ट सिस्टम में चेंजेस। चलो चेंज की बात करते हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम स्टैटिक नहीं रहा है। एक मेजर फोर्स जो चेंज के लिए पुश कर रही है, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो है दलित मूवमेंट। हाँ, दलित मूवमेंट बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। दलित, जिसका मतलब है ब्रोकन या ऑप्रेस्ड, एक सेल्फ चोजन टर्म है उन कम्युनिटीज के लिए जिन्हें पहले अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स तो दिए पेपर पर उन राइट्स को ग्राउंड पर रियलिटी बनाने के लिए अक्सर दलित कम्युनिटीज के खुद के परसिस्टेंट स्ट्रगल और ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। Rights on paper aren't enough without mobilization. तो दलित मूवमेंट ने क्या अचीव किया, पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंस के बाद? सोर्स कई की एरियाज हाईलाइट करता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इसमें दलित्स के बीच उनके राइट्स और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में कॉन्शियसनेस रेज करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म करना, जैसे 1970s में दलित पैंथर्स सोर्स में मेंशन्ड है, जो यूएस के ब्लैक पैंथर्स इंस्पायर्ड थे, और पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करना, जैसे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी शामिल था, ताकि दलित इंटरेस्ट्स को डायरेक्टली डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सके। ये पॉलिटिकल वॉइस गेन करने के बारे में था। Getting political power and representation. कल्चरल असर्शन एंड आइडेंटिटी एक क्रूशियल शिफ्ट था। पैसिवली एक स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने या उसे छुपाने की कोशिश करने से हटकर एक्टिवली दलित आइडेंटिटी को प्राइड के साथ रिक्लेम और असर्ट करना। इसमें दलित लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक प्रमोट करना और अपने कल्चरल हीरोज और नैरेटिव सेलिब्रेट करना शामिल था। Identity politics in a positive sense. Yes. Asserting dignity. Imagine the psychological impact हाँ. from feeling ashamed to feeling empowered. Cool ना? सोशल रेजिस्टेंस, इसका मतलब था एक्टिवली एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट अट्रॉसिटीज और सोशल बॉयकॉट्स को चैलेंज और रेजिस्ट करना। कास्ट वायलेंस के हाई प्रोफाइल केसेस, सोर्स हाथरस या रोहित वेमुला के ट्रैजिक सुसाइड जैसे एग्जाम्पल्स मेंशन करता है, अक्सर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्पार्क करते थे, जिससे कास्ट ऑपरेशन की कंटिन्यूड रियलिटीज पर नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन आता था और जस्टिस डिमांड किया जाता था। हाँ, resistance against ongoing injustices. अब सोर्स कंटेम्प्रेरी दलित मूवमेंट के बारे में भी बात करता है, सजेस्ट करता है कि इसके कुछ नए फीचर्स और स्ट्रैटेजीज हैं। डिजिटल एक्टिविज्म, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का वाइड स्प्रेड यूज, ट्रेडिशनल मीडिया गेटकीपर्स को बाईपास करने, जल्दी मोबिलाइज करने, इन्फॉर्मेशन शेयर करने और ग्लोबली सॉलिडारिटी नेटवर्क्स बिल्ड करने के लिए। सोशल मीडिया का पावरफुल यूज। पैन इंडिया कैरेक्टर, टेक्नोलॉजी अलग अलग रीजन्स के दलित एक्टिविस्ट्स और वॉइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे एक ज्यादा यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट फॉस्टर होता है। जियोग्राफिकल बैरियर्स कम हो रहे हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शंस, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट्स जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर से इंस्पिरेशन लेना और उनके साथ अलायंसेस बिल्ड करना और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हाईलाइट करना। इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। ग्रोइंग इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस एंड एस्पिरेशंस, जबकि इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी भी इमेंस हैं, बेसिक सर्वाइवल नीड्स से आगे बढ़कर बेटर क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स,
एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ में शेयर, जिसे कभी-कभी दलित कैपिटलिज्म कहा जाता है, डिमांड करने पर फोकस बढ़ रहा है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ फोकस शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रेंथेंड ग्रासरूट्स प्रेजेंस, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ने विलेज लेवल पर दलित लीडरशिप इमर्ज होने के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं। लोकल लेवल एम्पावरमेंट। इंटरसेक्शनैलिटी, ये रिकॉग्नाइज करना कि कास्ट ऑपरेशन दूसरे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसे जेंडर, क्लास, रिलीजन और रीजन के साथ इंटरसेक्ट करता है। दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे वुमेन्स मूवमेंट्स, आदिवासी ट्राइबल राइट्स मूवमेंट्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ अलायंसेस बिल्ड करना। समझे? हाँ, ओवरलैपिंग स्ट्रगल्स को समझना, जैसे एक दलित विमेन कास्ट और जेंडर दोनों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। कंटिन्यूड कल्चरल असर्शन फोकस, अपर कास्ट कल्चरल डोमिनेंस को चैलेंज करना और लिटरेचर, थिएटर, फिल्म और फेस्टिवल्स के थ्रू दलित पर्सपेक्टिव्स प्रमोट करने पर ऑनगोइंग एम्फेसिस। कल्चरल रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। इमर्जेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट दलित विमेन्स मूवमेंट, स्पेसिफिकली डबल डिस्क्रिमिनेशन और दलित विमेन द्वारा फेस किए जाने वाले यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करना ब्रॉडर सोसाइटी में भी और कभी-कभी दलित कम्युनिटीज के अंदर भी। दलित फेमिनिज्म का इमर्जेंस। जुडिशियल एंगेजमेंट, लीगल सिस्टम और कोर्ट्स का इंक्रीजिंगली यूज करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करना, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसे लॉज का बेटर इंप्लीमेंटेशन डिमांड करना, राइट्स और अकाउंटेबिलिटी के लिए फाइट करने के लिए। यूजिंग द लॉ एज अ टूल फॉर चेंज। इन इवॉल्व स्ट्रैटेजीज को रिफ्लेक्ट करते हुए कंटेम्प्रेरी दलित मूवमेंट की डिमांड्स अक्सर शामिल करती हैं ट्रू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आगे बढ़कर सब्सटेंटिव जस्टिस और डिसीजन मेकिंग में रियल इन्फ्लुएंस डिमांड करना, रियल पावर नॉट जस्ट सिंबॉलिक प्रेजेंस। इफेक्टिव रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन, रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स फिल करने में ह्यूज बैकलॉग्स जैसे इश्यूज एड्रेस करना, प्रमोशंस में रिजर्वेशंस इंश्योर करना और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस पर डिबेट करना। मेकिंग रिजर्वेशंस एक्चुअली वर्क ऑन द ग्राउंड। मीनिंगफुल एजुकेशनल इंक्लूजन, सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में एंट्री इंश्योर करना नहीं, बल्कि कैंपसेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना, क्वालिटी एजुकेशन डिमांड करना और एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम्स। एजुकेशन बियॉन्ड जस्ट एक्सेस। एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दलित एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना, क्रेडिट तक एक्सेस और फेयर वेजेस के लिए पॉलिसीज। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पॉलिसीज। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ सोशल स्टिग्मा, स्पेशली मैनुअल स्कैवेंजिंग, ड्राई लाइट्रीन्स और सुअर्स क्लीन करना, जो इलीगल होने के बावजूद भी अभी भी प्रिडोमिनेंटली स्पेसिफिक दलित सबकास्ट्स द्वारा किया जाता है, जैसी डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिसेस के एंड की डिमांड करना। एंडिंग द मोस्ट डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस। लैंड राइट्स एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्शन, लैंडलेसनेस के इश्यूज एड्रेस करना और रिसोर्सेज तक एक्सेस सिक्योर करना। बेसिक लाइवलीहुड सिक्योरिटी। एंडिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस, दलित्स को प्रोटेक्ट करने वाले लॉज का स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट और अट्रॉसिटीज के विक्टिम्स के लिए स्विफ्ट जस्टिस डिमांड करना। सेफ्टी एंड जस्टिस। टाइम टू रिफ्लेक्ट, डिजिटल एक्टिविज्म, सोशल मीडिया यूज करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी डीपली रूटेड चीज से लड़ने में ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे प्रोटेस्ट्स या पॉलिटिकल लॉबिंग के कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है? आपको क्या लगता है? इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? थिंक। इंटरसेक्शनैलिटी, ये समझना कि कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओवरलैप करते हैं, जैसे कास्ट और जेंडर, आज सोशल जस्टिस मूवमेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? थिंक। क्रूशियल कॉन्सेप्ट है ये। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बस कम्युनिटी से किसी को पोजीशन में रखना, और सब्सटेंटिव जस्टिस, चेंज लाने की रियल पावर होना, के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है? थिंक। क्विक टास्क, इंटरसेक्शनैलिटी को एक दलित वुमेन का एग्जाम्पल यूज करके एक इमेजिनरी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो। रेडी? इन शॉर्ट, दलित मूवमेंट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कल्चरल असर्शन और सोशल रेजिस्टेंस के थ्रू चेंज का एक मेजर फोर्स रहा है। कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इस पर बिल्ड करता है, डिजिटल एक्टिविज्म, ग्लोबल कनेक्शन जैसे नए टूल्स यूज करके और इंटरसेक्शनैलिटी और जुडिशियल एंगेजमेंट पर फोकस जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाकर सब्सटेंटिव जस्टिस, डिग्निटी और एम्पावरमेंट सेंटर्ड इवॉल्व डिमांड्स परस्यू करने के लिए अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। बिल्कुल। अब देखते हैं ओवरऑल चेंजेस और कंटिन्यूटी क्या है सिस्टम में। व्हाट्स चेंज्ड, व्हाट हैजंट। 7th, कास्ट सिस्टम, चेंजेस और कंटिन्यूटी। तो आज बिग पिक्चर क्या है? क्या कास्ट सिस्टम गायब हो गया है? डेफिनेटली नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये बदला है? एब्सोल्युटली। ये एक मिक्स है, सिग्निफिकेंट चेंजेस और स्टबर्न कंटिन्यूटी दोनों का एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर। हाँ, दोनों चीजें साथ चल रही हैं। पहले चेंजेस देखते हैं जो हुए हैं हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग। कमेंसालिटीज, साथ खाने के रूल्स में कुछ रिलैक्सेशन हुई है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, रेस्टोरेंट्स, वर्क प्लेसेस में मील्स शेयर करने के लिए कास्ट के बेसिस पर स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन देखना बहुत कम कॉमन है। हाँ, पब्लिक स्पेसेस में कम हुआ है। पब्लिक स्पेसेस जैसे स्कूल्स, ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट में इंटरकास्ट इंटरेक्शंस बढ़े हैं। मिक्सिंग ज्यादा हो रहा है। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी वीकन हो रही है। पब्लिक में सिवियर अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज या विडो रीमैरिज पर एब्सोल्यूट बैन्स जैसी प्रैक्टिसेस लीगली अबॉलिश्ड हैं और सोशली ज्यादा ओपनली चैलेंज की जाती हैं, भले वो गायब ना हुई हों। लीगल चेंजेस और सोशल अवेयरनेस का असर है। लोअर कास्ट का सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन पॉलिसीज और दलित मूवमेंट के कारण, जो हमने भी डिस्कस किया। उन्होंने पॉलिटिकल वॉइस और रिप्रेजेंटेशन गेन किया है। एम्पावरमेंट हुआ है, डेफिनेटली। ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी काफी हद तक कम हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और नए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि लोग अब अपने ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन से स्ट्रिक्टली बंधे नहीं हैं।
आप अब डाइवर्स प्रोफेशंस में सभी कास्ट बैकग्राउंड्स के लोग देखते हैं। चॉइस ऑफ प्रोफेशन बड़ी है। शायद सबसे क्रूशियल चेंज, एक कॉन्सेप्ट जो सोशियोलॉजिस्ट राजनी कोठारी ने हाईलाइट किया, सोर्स में मेंशन है, वो है सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट आइडिया है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कास्ट के रिचुअल और रिचुअल एस्पेक्ट्स, प्योरिटी पोल्यूशन के आइडियाज, प्राइमरीली रिलीजियस रीजन से स्ट्रिक्ट एंडोगेमी, कई लोगों के लिए पब्लिक लाइफ में वीकन हुए हैं, बट पैराडॉक्सिकली कास्ट का पॉलिटिकल और आइडेंटिटी एस्पेक्ट स्ट्रॉन्गर हुआ है। अच्छा, रिचुअल कमजोर, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग। हाँ, कास्ट आइडेंटिटी अब अक्सर कॉन्शियसली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वोट बैंक्स बनाना, ग्रुप आइडेंटिटी असर्ट करना, राइट्स डिमांड करना और रिजर्वेशंस जैसे स्टेट बेनिफिट्स एक्सेस करने के लिए एक टूल की तरह यूज होती है। तो कास्ट ट्रेडिशनल रिचुअल हायरार्की के बारे में कम और मॉडर्न पॉलिटिकल आइडेंटिटी और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन के बारे में ज्यादा हो गई है। समझे? गॉट इट। कास्ट का फॉर्म बदल गया है, फंक्शन बदल गया है। दिस इज की टू अंडरस्टैंडिंग कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया। कई ब्रॉड फैक्टर्स वीकनिंग ट्रेडिशनल कास्ट नॉर्म सोर्सेज में लिस्टेड हैं। संस्कृताइजेशन, लोअर कास्ट का अपर कास्ट प्रैक्टिसेस इमिटेट करना, जो आयरनिकली कभी हायरार्की रीइंफोर्स करता है पर एस्पिरेशन भी दिखाता है। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, इंडिविजुअलिटी, इक्वालिटी जैसे वैल्यूज का इन्फ्लुएंस। मॉडर्नाइजेशन, रैशनल थिंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशंस का मिक्सिंग, शहरों की एनोनिमिटी, नए इकोनॉमिक रोल्स। प्रोग्रेसिव लॉज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे पंचायती राज का लोकल ग्रुप्स को एम्पावर करना। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स और लैंड रिफॉर्म्स, जिन्होंने रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर किया। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो ट्रेडिशनल होल्ड को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, सब कुछ बदल नहीं गया है। सिग्निफिकेंट कंटिन्यूटी भी है। कास्ट सिस्टम के कई एस्पेक्ट्स परसिस्ट करते हैं, कभी-कभी मॉडिफाइड फॉर्म्स में। हाँ, कंटिन्यूटी भी देखनी होगी। इंडोगमी, अपनी ही कास्ट में शादी करना, एक्सट्रीमली प्रेवलेंट बनी हुई है, स्पेशली अरेंज्ड मैरिजेस में, जो अभी भी मेजॉरिटी के लिए नॉर्म है। ये शायद कास्ट कॉन्टिन्यूटी का सबसे स्ट्रॉन्ग बैस्टियन है। मैरिज अभी भी लार्जली एंडोगमस है। हाँ, और इंटरकास्ट कपल्स को अक्सर सिवियर ऑपोजिशन, सोशल बॉयकॉट, थ्रेट्स और इवन वायलेंस, ऑनर किलिंग्स फेस करना पड़ता है। रिचुअल प्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। वो अक्सर प्राइवेट स्फीयर में परसिस्ट करते हैं, घरों के अंदर, रिलीजियस सेरेमनीज के दौरान, किचन रूल्स या मैरिटल रिचुअल्स में। प्राइवेट स्फीयर में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कास्ट और ऑक्यूपेशन के बीच का लिंक कंप्लीटली टूटा नहीं है, स्पेशली स्पेक्ट्रम के लोअर एंड पर। मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे कुछ डिग्रेडिंग जॉब्स अभी भी ओवरवेलमिंगली स्पेसिफिक दलित सबकास्ट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ ऑक्यूपेशंस अभी भी स्ट्रांगली कास्ट लिंक्ड है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन सटल और ओवर्ट तरीकों से कंटिन्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट में हायर कॉर्पोरेट पोजीशंस या एकेडमिया में दलित ओबीसीज का कम रिप्रेजेंटेशन, हाउसिंग एक्सेस में, कुछ नेबरहुड्स में घर रेंट पर लेने में मुश्किल, एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस में और माइक्रो एग्रेशंस में। डिस्क्रिमिनेशन के नए फॉर्म्स भी हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है। जबकि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एम्पावर करता है, ये कास्ट आइडेंटिटीज को भी सेलिएंट रखता है और कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की तरफ ले जा सकता है। पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल कॉम्प्लेक्स है। आयरॉनिकली, रिजर्वेशन पॉलिसीज जबकि अफर्मेटिव एक्शन के लिए एसेंशियल हैं, उन्होंने भी कभी-कभी कास्ट आइडेंटिटीज को रीइंफोर्स करने का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस रखा है, क्योंकि कास्ट बेनिफिट्स एक्सेस करने का बेसिस बन गया और इस तरह कैटेगरी रेलेवेंट बनी रही। रिजर्वेशन का ये एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट हो सकता है। डोमिनेंट कास्ट्स का इमर्जेंस, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, दिखाता है कि कास्ट बेस्ड पावर डायनामिक्स कंटिन्यू करते हैं ऑपरेट करना, भले ही ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल हायरार्की चैलेंज हुई हो। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स रिफ्लेक्ट। कास्ट सिस्टम में कंटिन्यूटी का कौन सा एस्पेक्ट आपको मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडिया में सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है और क्यों? क्या वो एंडोगमी है, ऑक्यूपेशनल लिंक्स है या कुछ और है? थिंक। कैसे सेम फैक्टर जैसे पॉलिटिक्स या रिजर्वेशन पॉलिसीज सीमिंगली ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर्स को वीकन भी कर सकता है और उसके मॉडर्न फॉर्म में कास्ट आइडेंटिटीज को स्ट्रेंथन भी कर सकता है। क्या आप इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? थिंक। दैट्स अ ट्रिकी वन। सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट का फ्यूचर ऑफ कास्ट के लिए रियली क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कास्ट गायब हो रही है या बस अपना फॉर्म और फंक्शन बदल रही है? थिंक। क्विक टास्क, आज कास्ट सिस्टम में एक मेजर चेंज और एक मेजर कंटिन्यूटी बताओ, जोर से बोलो। इन शॉर्ट, इंडियन कास्ट सिस्टम ने सिग्निफिकेंट चेंजेस अंडरगो किए हैं, पर्टिकुलरली रिजिड ऑक्यूपेशनल टाइज और पब्लिक लाइफ में रिचुअल प्योरिटी रूल्स के डिक्लाइन के साथ और लोअर कास्ट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के राइज के साथ। एक प्रोसेस जिसे सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट कहा गया है, जहां पॉलिटिकल आइडेंटिटी एस्पेक्ट स्ट्रेंथन हुए। हाउएवर, कंटिन्यूटी के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स परसिस्ट करते हैं, नोटेबली वाइडस्प्रेड एंडोगमी, वेरियस फॉर्म्स में कंटिन्यूड सोशल डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिक्स और रिसोर्सेज तक एक्सेस में कास्ट की रेलेवेंस। बिल्कुल। अब हम डोमिनेंट कास्ट पर फोकस करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? चलो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर जूम इन करते हैं जो फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया था, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एम.एन. श्रीनिवास। हाँ, ये रूरल इंडिया में पावर डायनामिक्स समझने में हेल्प करता है, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद। तो डोमिनेंट कास्ट क्या है? श्रीनिवास के अकॉर्डिंग और हमारे सोर्सेज में इलेबोरेटेड है, ये टिपिकली इंटरमीडिएट कास्ट्स हैं। इंटरमीडिएट मतलब ना ऊपर ना नीचे। एग्जैक्टली।
वो ट्रेडिशनली रिचुअल हायरार्की के बिल्कुल टॉप पर नहीं है जैसे ब्राह्मण्स, ना ही बिल्कुल बॉटम पर जैसे दलित्स। अक्सर ये लैंड ओनिंग पेजेंट कास्ट हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर गेन किया, मेनली साइजेबल लैंड ओन करके, अक्सर पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म से बेनिफिट होकर, और कॉन्सिक्वेंटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपने लोकल एरियाज में, अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और बेटर ऑर्गेनाइजेशन के कारण। एग्जाम्पल्स अक्सर साइट किए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में यादव्स और कुर्मीज, आंध्र प्रदेश में रेड्डीज और कम्माज, कर्नाटका में लिंगायत्स और वोकलीगाज, महाराष्ट्र में मराठाज, नॉर्थ इंडिया में जाट्स और गुजरात में पटेल्स पाटीदार्स। वो कई रूरल एरियाज में नए पावर ब्रोकर्स बन गए। अक्सर लोअर कास्ट स्पेशली दलित्स को अपनी लैंड्स पर एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह एम्प्लॉय करते हुए। तो ये पावरफुल ग्रुप्स हैं रूरल एरियाज में। हाँ, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकली चार्ज डेवलपमेंट है रिसेंट ईयर्स में। इनमें से कई डोमिनेंट कास्ट्स खुद रिजर्वेशन बेनिफिट्स डिमांड कर रही हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूजन या सेपरेट कोटाज। वो डोमिनेंट हैं, फिर रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? सही सवाल है। सोर्सेज कुछ पॉसिबल रीजन सजेस्ट करता है जो इन डिमांड्स को ड्राइव कर रहे हैं। अग्रेरियन डिस्ट्रेस, फार्मिंग, उनका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक बेस, कई फैक्टर्स जैसे फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, बढ़ते इनपुट कॉस्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स और रूरल एरियाज में नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण कम प्रॉफिटेबल हो गया है। ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। खेती में प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन कम्युनिटीज के कई यूथ को एग्रीकल्चर के बाहर वेल पेइंग जॉब्स पाना मुश्किल लगता है, कभी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए जरूरी स्किल्स की कमी के कारण या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटेंस कंपटीशन के कारण। जॉब्स नहीं मिल रहे। रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड रिजेंटमेंट, वो अपनी सिचुएशन को दूसरे ग्रुप्स स्पेशली दलित्स और लोअर ओबीसीज से कंपेयर कर सकते हैं जो रिजर्वेशन से बेनिफिट हुए हैं। सोशो इकोनॉमिक गैप को पोटेंशियली नैरो होता देखना रिजेंटमेंट फ्यूल कर सकता है और पीछे रह जाने की फीलिंग आ सकती है। दूसरों से कंपैरिजन। वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज को अक्सर रिजर्वेशन की डिमांड के अराउंड इन न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज को मोबिलाइज करना एडवांटेजेस लगता है, उन्हें वोट्स के बदले बेनिफिट्स प्रॉमिस करके। ये कास्ट आइडेंटिटी को और पॉलिटिसाइज करता है। एग्जाम्पल्स में गुजरात में पटेल्स, हरियाणा में जाट्स और महाराष्ट्र में मराठास द्वारा कोटास डिमांड करते हुए लार्ज स्केल एजुटेशन शामिल है। पॉलिटिक्स भी एक फैक्टर है, लेकिन इन रिलेटिवली पावरफुल डोमिनेंट ग्रुप्स को रिजर्वेशंस देना हाईली कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर हो सकता है जिससे और ग्रुप्स रिजर्वेशंस डिमांड करेंगे, पोटेंशियली मोस्ट मार्जिनलाइज्ड के लिए अफर्मेटिव एक्शन के ओरिजिनल पर्पस को अंडरमाइन करते हुए सब मांगने लगेंगे। तो कास्ट आइडेंटिटी को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और स्टेट रिसोर्सेज तक एक्सेस के प्राइमरी बेसिस के रूप में और रीइंफोर्स करेगा। कास्ट और स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरे ओबीसी ग्रुप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो डरते हैं कि उनका कोटा का शेयर श्रिंक हो जाएगा। इंटरनल ओबीसी कॉन्फ्लिक्ट, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया पर सवाल उठ सकते हैं। क्या ये प्योरली हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज पर बेस्ड होना चाहिए या करंट इकोनॉमिक स्टेटस पर? क्राइटेरिया क्या हो, ये बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट का स्टैंस जैसा अक्सर आर्टिकुलेट किया गया है और सोर्स में मेंशन्ड है, जनरली ये है कि रिजर्वेशन प्राइमरीली हिस्टोरिकल सोशल बैकवर्डनेस एड्रेस करने और रिप्रेजेंटेशन एंश्योर करने के लिए है, ना कि पॉवर्टी एलिविएशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के रूप में, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की माने जाते हैं। ये एक बहुत लाइव और डिफिकल्ट पॉलिसी डिबेट बनी हुई है। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दिस। डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स जैसे पटेल्स या जाट्स को रिजर्वेशन बेनिफिट्स देने के लिए और अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स क्या हैं? दोनों इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव्स कंसीडर करो। थिंक। बोथ साइड्स देखना जरूरी है। डोमिनेंट कास्ट का राइज और डिमांड्स ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की की अंडरस्टैंडिंग को, जो मेनली ब्राह्मण वर्सेस अनटचेबल पर फोकस करती थी, कैसे चेंज या कॉम्प्लिकेट करता है? थिंक। हायरार्की की पिक्चर बदल रही है। क्या रिजर्वेशन प्योरली हिस्टोरिकल रॉन्ग्स फिक्स करने के बारे में है या ये करंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में भी है? आज इसका मेन गोल क्या होना चाहिए? थिंक। ट्राई दिस। अगर आपको डोमिनेंट कास्ट रिजर्वेशन डिमांड इशू किसी अनजान व्यक्ति को एक्सप्लेन करना हो तो आप कौन सा एक की कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट करेंगे? e.g. इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वर्सेस सोशल डोमिनेंस। इन शॉर्ट, डोमिनेंट कास्ट टिपिकली इंटरमीडिएट लैंड ओनिंग ग्रुप्स हैं जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस रूरल इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर गेन किया, अक्सर लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू। रीसेंट टाइम्स में इनमें से कई ग्रुप्स अग्रेरियन डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जैसे फैक्टर्स के चलते रिजर्वेशंस डिमांड कर रहे हैं, जिससे अफर्मेटिव एक्शन के पर्पस और क्राइटेरिया के रिगार्ड में कॉम्प्लेक्स सोशल, पॉलिटिकल और पॉलिसी चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। राइट। फाइनली, let's look at intercaste marriages, a potential solution or another challenge. 9. Focus. Intercaste marriages. Lastly, चलो उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम तोड़ने के लिए क्रूशल माना था, इंटरकास्ट मैरिजेस। हाँ, अम्बेडकर का इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था। उन्होंने अपनी सेमिनल वॉक अनाइलेशन ऑफ कास्ट में फेमसली लिखा था कि इंटर डाइनिंग, साथ खाना काफी नहीं था, रियल रेमेडी इंटर मैरिज था। उन्होंने इस पर इतना जोर क्यों दिया? सॉस अम्बेडकर की पावरफुल रीजनिंग एक्सप्लेन करता है। इंटरकास्ट मैरिज फंडामेंटली कास्ट सिस्टम की जड़ पर अटैक करती है, जो है एंडोगमी, ग्रुप के अंदर शादी करना।
मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रमोट करके और रिजिड कास्ट लाइंस के पार किनशिप टाइज क्रिएट करके ये डायरेक्टली उस वर्सेस देम मेंटालिटी और प्योरिटी और सेपरेशन के नोशंस को चैलेंज करती है जो कास्ट को अंडरपिन करते हैं। तो ये रूट कॉज पर अटैक है। हाँ, अंबेडकर का मानना था कि ब्लड का फ्यूजन ही किन और किन होने की फीलिंग क्रिएट करने का एकमात्र तरीका था जो कास्ट्स के बीच फॉरेननेस की सेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। उन्होंने इसे सिर्फ एक मील शेयर करने या साथ काम करने से कहीं ज्यादा डीपर, ज्यादा फंडामेंटल चेंज के रूप में देखा, क्योंकि ये कोर बिलीव्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स और सोशल आइडेंटिटी को सबसे इंटीमेट लेवल पर इम्पैक्ट करता है। तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं? इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ने के, प्रोपोनेंट्स और सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग रिड्यूसेस प्रेजुडिस, साथ रहना स्टीरियोटाइप्स तोड़ता है और कम्युनिटीज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी फॉस्टर करता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेसन्स कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट लाइंस ब्लर करके और फैमिली टाइज के थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट्स क्रिएट करके ये पोटेंशियली सोशल टेंशंस और वायलेंस कम कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। स्ट्रेंथन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये लिबर्टी, शादी में चॉइस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आउटडेटेड सोशल हायरार्कीज पर अपहोल्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सपोर्ट करता है। प्रोमोट्स सोशल इंटीग्रेशन, ये ग्रुप्स के बीच बैरियर्स तोड़कर एक ज्यादा कोहेसिव सोशल फैब्रिक बुनने में हेल्प करता है। सोसाइटी को जोड़ता है। रिकग्नाइजेस इंडिविजुअल चॉइस एंड वुमेन्स एजेंसी, ये इंडिविजुअल्स स्पेशली वुमेन जिनकी चॉइसेस अक्सर कास्ट प्योरिटी मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि अपने लाइफ पार्टनर्स को लव और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर चूज करने के राइट को अफर्म करता है, ना कि कास्ट के। इंडिविजुअल फ्रीडम स्पेशली फॉर वुमेन। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सोर्स है, इंटरकास्ट मैरिजेस से पैदा हुए बच्चे पोटेंशियली रिजिड कास्ट आइडेंटिटीज से रिलेटिवली फ्री ग्रो अप कर सकते हैं, पॉसिबली स्पिरिट में ट्रूली सेक्युलर सिटीजन्स बन सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। इन बेनिफिट्स को रिकग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इंटरकास्ट मैरिजेस सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का इंसेंटिव जो करंटली एलिजिबल इंटरकास्ट कपल्स को 2.5 लाख रुपीस प्रोवाइड करता है जहां एक स्पाउस दलित हो। हाँ, एससी ने भी सपोर्ट किया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर फंडामेंटल राइट अपहोल्ड किया है और फैमिलीज या कास्ट पंचायत द्वारा वायलेंस या इंटरफेरेंस को कंडेम किया है। लेकिन अंबेडकर के विजन और लीगल सपोर्ट के बावजूद रियलिटी ये है कि इंटरकास्ट कपल्स इंडिया में इमेंस चैलेंजेस और ऑपोजिशन फेस करते हैं। सिवियर सोशल बॉयकॉट एंड स्टिग्मा कपल्स को अक्सर उनकी फैमिलीज और कम्युनिटीज ऑस्ट्रेसाइज कर देती हैं, सोशल आइसोलेशन फेस करना पड़ता है, समाज से बाहर कर देते हैं। बहुत टफ है। थ्रेट्स एंड वायलेंस, हरासमेंट, थ्रेट्स और हॉरिफिक एक्ट्स ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग ऑनर किलिंग्स, फैमिली मेंबर्स द्वारा ऑनर रिस्टोर करने के लिए किए गए मर्डर्स जो इंटरकास्ट यूनियन के कारण लॉस्ट मानी जाती है, देश के कई हिस्सों में ट्रेजिकली कॉमन है। वायलेंस का खतरा बहुत रियल है। मेंटल हरासमेंट एंड इमोशनल प्रेशर, फैमिलीज और सोसाइटी से कांस्टेंट डिसअप्रूवल, इंटरफेरेंस और साइकोलॉजिकल प्रेशर कपल्स की मेंटल हेल्थ पर ह्यूज टोल लेता है। इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक स्ट्रेन, फैमिली सपोर्ट की कमी अक्सर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, हाउसिंग ढूंढने में प्रॉब्लम्स और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। लिमिटेड रीच, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, जबकि स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं उन्हें एक्सेस करना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, अवेयरनेस की कमी या बैकलैश के डर के कारण मुश्किल हो सकता है। लॉ एनफोर्समेंट द्वारा ऑफर की गई प्रोटेक्शन भी कभी-कभी इनएडिक्वेट हो सकती है। सिस्टमैटिक सपोर्ट भी कमजोर हो सकता है। पोटेंशियल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिलीज के बीच कस्टम्स, ट्रेडिशंस और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंसेस कभी-कभी मैरिज के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कल्चरल एडजस्टमेंट के इश्यूज, ये डेफिनेटली आसान पाथ नहीं है। इमेंस करेज चाहिए। लेट्स थिंक अबाउट दिस। आपको क्यों लगता है कि इंडिया के कई हिस्सों में इंटरकास्ट मैरिज का सोसाइटल ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग बना हुआ है, लीगल होने और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज द्वारा एनकरेज किए जाने के बावजूद? ये कौन सी डीप सीटेड बिलीव्स को चैलेंज करता है? थिंक। ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग क्यों है? अंबेडकर के लॉजिक के अकॉर्डिंग एंडोगेमी एंड किनशिप के बारे में सोचो। इंटरकास्ट मैरिज किस स्पेसिफिक तरीके से कास्ट सिस्टम की फाउंडेशन को चैलेंज करती है? थिंक। फाउंडेशन पर अटैक कैसे है? कपल के पर्सनल हैप्पीनेस के अलावा ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस होने के ब्रॉडर सोसाइटल बेनिफिट्स क्या हैं? ये सोसाइटी को पूरे तौर पर कैसे बदल सकता है? थिंक। क्विक टास्क। अगर आप एक फ्रेंड को इंटरकास्ट मैरिज कंसिडर करने के बारे में, पोटेंशियल चैलेंजेस के बारे में एडवाइस कर रहे होते, तो आप कौन सा एक सबसे सीरियस चैलेंज बताते जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर होना चाहिए? इन शॉर्ट, इंटरकास्ट मैरिज को अंबेडकर जैसे थिंकर्स कास्ट सिस्टम डिसमेंटल करने का एक पावरफुल फंडामेंटल टूल मानते हैं, एंडोगेमी तोड़कर और बाउंड्रीज के पार किनशिप फॉस्टर करके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइंड सिग्निफिकेंट सोशल और इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफर करता है। हाउएवर, इस पाथ को चूज करने वाले कपल्स अक्सर सिवियर सोशल ऑपोजिशन, थ्रेट्स, वायलेंस और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करते हैं, लीगल बैकिंग और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बावजूद, जो कास्ट प्रेजुडिस के डीप रूटेड नेचर को हाईलाइट करता है। ये काफी जर्नी थी कास्ट सिस्टम इन इंडिया के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में। रीकैप एंड एक्टिव रिकॉल।
तो चलो जल्दी से रिकैप करते हैं हमने कास्ट सिस्टम इन इंडिया पर अपने इस विचार विमर्श में क्या कवर किया। बेसिक्स, हमने कास्ट को एक हायरार्किकल बर्थ बेस्ड सिस्टम के रूप में देखा जिसकी फीचर्स एंडोगैमी जैसे हैं, उसे पुराने 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम से कॉन्ट्रास्ट किया। ओरिजिन थ्योरीज, हमने अलग अलग आइडियाज एक्सप्लोर किए, डिवाइन, रेशियल, पॉलिटिकल, ऑक्यूपेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशनरी थ्योरी जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट सजेस्ट करती है। हिस्टोरिकल जर्नी, हमने इसका पाथ वर्ना से ट्रेस किया, ब्रिटिश सेंसस के कोडिफाई करने में क्रूशियल इंपैक्ट देखा और पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स देखे डिस्क्रिमिनेशन डिसमेंटल करने के लिए। वर्ना वर्सेस कास्ट, हमने ओरिजिन, नंबर, बेसिस, क्वालिटी वर्सेस बर्थ, मोबिलिटी, सैंक्शन, स्कोप, हायरार्की और करंट रेलेवेंस में की डिफरेंसेस हाईलाइट किए। रोल प्लस माइनस, हमने हाईली डिबेटेबल फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस ओवरवेलमिंग और अनडिनाइबल नेगेटिव इंपैक्ट्स जैसे इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और प्रोग्रेस हिंडर करना डिस्कस किया। दलित मूवमेंट, हमने इसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कल्चरल असर्शन, सोशल रेजिस्टेंस में वाइटल रोल रिकॉग्नाइज किया और इसकी कंटेम्परेरी स्ट्रैटेजीज देखी, डिजिटल टूल्स, इंटरसेक्शनैलिटी और लीगल एंगेजमेंट यूज करते हुए। चेंजेस एंड कंटिन्यूटी, हमने सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट समझा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्ट्रेंथेंड, रिचुअल वीकेंड, पर एंडोगैमी, डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट पॉलिटिक्स की परसिस्टेंस भी देखी। डोमिनेंट कास्ट्स, हमने इन इंटरमीडिएट ग्रुप्स के बारे में जाना जिन्होंने पावर गेन की और अब रिजर्वेशंस डिमांड कर रहे हैं, पॉलिसी डिलेमास पोज करते हुए। इंटरकास्ट मैरिजेस, हमने अंबेडकर के व्यू को अप्रिशिएट किया कि ये रियल रेमेडी है, पर कपल्स द्वारा फेस किए जाने वाले सिवियर चैलेंजेस को भी एक्नॉलेज किया। बिल्कुल। अब लर्निंग लॉक करने के लिए एक क्विक रिकॉल। 1. वर्ना और कास्ट के बीच मेंबरशिप डिसाइड होने के टर्म्स में कोर डिफरेंस क्या है? रिकॉल। 2. कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हुआ होगा, इसके बारे में 2 थियोरीज बताओ डिवाइन ओरिजिन के अलावा। रिकॉल। 3. ब्रिटिश सेंसस ने पर्टिकुलरली 1901 में सोर्स के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम को कैसे इंपैक्ट किया। रिकॉल। 4. सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट के कॉन्सेप्ट को अपने सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करो, क्या कमजोर होता है और क्या स्ट्रॉन्ग। रिकॉल। 5. डॉक्टर अंबेडकर क्यों मानते थे कि इंटरकास्ट मैरिज कास्ट एनुलेट करने का रियल रेमेडी था, ये क्या तोड़ता है। रिकॉल। 6. एक मेजर चैलेंज या ऑपोजिशन का फॉर्म बताओ जो इंटरकास्ट कपल्स आज इंडिया में कॉमनली फेस करते हैं। रिकॉल। ओके, चैलेंज टाइम। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस पूरे टॉपिक का मेन आइडिया क्या था? आज इंडिया में कास्ट सिस्टम के बारे में समझने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थिंक। अब ये ट्राई करो, क्या तुम कास्ट सिस्टम के मेन पॉइंट्स, बेसिक्स, ओरिजिन, चेंजेस, कंटिन्यूटी, करंट इश्यूज जैसे डोमिनेंट कास्ट्स एंड इंटरमैरिज, एक इमेजिनरी फ्रेंड या अपने पेट गोल्डफिश को सिर्फ 2 मिनट में सिखा सकते हो? कोशिश करो। रेडी, गो। तो ये सब इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या मतलब रखता है? ये सारा मटेरियल एक्सप्लोर करने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या इंडिया कभी एक ट्रूली कास्टलेस सोसाइटी बन पाएगा जहां कास्ट उतनी इरेलेवेंट हो जाए जितना शायद आपकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के गांव का नाम? या कास्ट आइडेंटिटी भले ही अपने बदले हुए सेक्युलराइज्ड पॉलिटिकल फॉर्म में हमेशा इंडिया के सोशल फैब्रिक का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बनी रहेगी? इस पर गहराई से सोचना बनता है। अगर आपको ये चर्चा, ये लेक्चर स्टाइल डीप डाइव पसंद आया तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स लिख के देखो, मे बी एक माइंड मैप बनाओ आइडियाज कनेक्ट करते हुए और डेफिनेटली इसे एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। और अगर आपको इस टॉपिक पर एक क्विक क्विज या शायद कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहिए खुद को टेस्ट करने के लिए, तो बस हमें बताइएगा, हम वो बना सकते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में जुड़ने के लिए थैंक्स। अगले विमर्श तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।